आज बात करेंगे वक्त 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 अब्बा का माल वक्फ बोर्ड पे। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड पे और बात करेंगे लड्डू की, शादी वाले नहीं, हमारे आस्था के साथ किए गए धोखे वाले। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. जय श्री राम। स्वागत है आपका दिल से पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। अभी हाल ही में मैंने सियासत सीरीज में 84 विधानसभा का आकलन का वीडियो अपलोड किया था, जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। उस वीडियो को डालने के बाद मुझे दो जमीनी सच्चाइयों के बारे में पता चला। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे साझा करूं। पहली सच्चाई ये थी कि हमें वर्तमान में आदिवासी इलाकों में आदिवासी समाज के थोड़ा नजदीक और जाके उनकी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए सनातन को उनसे जोड़े रखना पड़ेगा, तभी सनातन के साथ उनका जो रिश्ता इतने वर्षों का है वो चलता रहेगा। आज में एक बिखराव है, वो साफ नजर आता है। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले मेरे वीडियो पे जो उस बिखराव की तरफ इंगित कर रहे हैं। दूसरा सच ये है कि जब हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठते हैं तो हमें शोर बहुत धीमे से सुनाई देता है। वो शोर है भील प्रदेश का। पर हम जैसे जैसे चित्तौड़ से थोड़ा सा ऊपर वागड़ की धरती में प्रवेश करते हैं या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये शोर बड़ा स्पष्ट सुनाई देता है भील प्रदेश का। मेरे जैसे लोग या मेरी विचारधारा के लोग जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह मांग बड़ी डरावनी सी सुनाई देती है या महसूस होती है। आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड पे। हाँ, वक्फ बोर्ड पे हमारे संविधान में एक कानून बना हुआ है, इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। शरीयत अभी लागू नहीं हुई है। वक्फ एक्ट 1954 और उसमें अमेंडमेंट्स हुए 1995 के अंदर। वर्तमान सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए कुछ अमेंडमेंट्स या वक्फ बिल को सदन में पेश किया था और चर्चा के बाद उसे जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में भेज दिया गया था। जब भी कोई विधेयक जेपीसी में जाता है तो जनता से उस पर सुझाव मांगे जाते। मैं टेक्निकल पॉइंट पे भी आपसे बात करना चाहता था, पर अभी हाल फिलहाल मैं सिंपल भाषा में ही आपसे बात करना चाहूंगा इस विषय के बारे में। सिंपल भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड अगर आपकी किसी जमीन या किसी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो जमीन या प्रॉपर्टी या मकान वो आपका है, ना कि वक्फ बोर्ड को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो उनका कैसा है। वो किसी भी चीज पर कभी भी उठकर किसी भी समय दावा ठोक सकते हैं कि ये हमारी है। फिर उसके हाल मालिक को अपने कागजों से या लंबी कानूनी लड़ाई से यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अपना दावा ठोक रहा है उसका मालिक मैं हूं, मालिकाना हक मेरे पास है। बड़ा खूबसूरत कानून। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जेपीसी के अंदर विधेयक को भेजा गया चर्चा के। जेपीसी ने मांग करी सुझावों के लिए आम जनता से। एक लिंक खोला जाता है, सुझाव वहां देने के लिए लोग पत्र भी लिख सकते हैं। बहुत तरीके के माध्यम बनाए जाते हैं कि जनता की आवाज जेपीसी तक पहुंच सके और फिर जेपीसी में उस पर चर्चा होती है। जो जो सुझाव प्राप्त होते हैं उस पर हुआ ये कि सुझाव की जैसे ही जानकारी पब्लिक हुई, बहुत सारी संख्या में फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, फॉर्मली ट्विटर पर बाढ़ आ गई कि मेरा नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं, अरे उसका नहीं, मेरा। हमारे लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। ये बाढ़ ही हमारे फॉरवर्ड गेम हमने चालू कर दिया। हर कोई चाहता था, हर कोई जिसके पास जितने फॉरवर्ड आए उसने इतने फॉरवर्ड किए, सारे ग्रुप्स, कोई ग्रुप नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा काम किया हमने कि हमने कोई चीज हम तक सीमित ना रखकर उसका प्रसार किया हर चीज को। पर कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर हमें हम एक ही आर्टिकल या एक ही सुझाव को 10,000, लाख या करोड़ बार भी जेपीसी तक पहुंचा दे, वो पुलिंदा इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, उसमें विषय तो एक ही लिखा है, टॉपिक तो एक ही लिखा है, सब्जेक्ट तो एक ही लिखा है, तो उस पर चर्चा भी एक ही बार होगी। तो इतने पुलिंदों और इतने ईमेल्स का वर्थ मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्टफुल इतना रहेगा। शायद हो भी सकता है। मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा वक्त निकालना चाहिए था, खुद के अमूल्य समय में से थोड़ा सा वक्त देश के लिए निकालना चाहिए था, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और हमें हमारे सुझाव भी इस
कानून को थोड़ा सा पढ़कर, इस एक तरफा कानून को पढ़कर थोड़े से सुझाव हमें भी हमारे इसमें जोड़ देने चाहिए थे, तो बेहतर होता जेपीसी के लिए। हाल में जेपीसी जब 2 दिन पहले हुई तो दूसरे पक्ष के तेवर बहुत तल्ख थे। अगर हमारे सुझाव बहुत सारे होते तो हमारा काम, हम जेपीसी का काम भी थोड़ा-सा हल्का करते थे। साथ में ही जो मैसेजेस आ रहे थे उसमें कई तरीके के मैसेजेस ऐसे थे जो प्रोवोकिंग शायद लिखने वाले को लगे हों, पर मुझे लगा कि वो रोकने वाले ज़्यादा थे। जैसे एक मैसेज जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें ऐसा लिखा था कि रोम जल रहा था और पता नहीं कौन बस बांसुरी बजा रहा था। एक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ उसमें ये लिखा हुआ था कि आप जो तटस्थ हैं वो होंगे अपराध के भागी और पता नहीं उनके अपराध कौन लिखेगा, आगे बात करेंगे। तो अपराध कौन लिखेगा? तो इस तरीके के मैसेज प्रोवोकिंग ना होकर रोकने वाले होते हैं। ऐसे मैसेजेस हम आपस में ही एक दूसरे के ईगो को, कमेंट्स को, टॉन्ट्स अगर हम करेंगे तो समाज को संगठित कैसे करेंगे? ये तो विभाजनकारी मैसेजेस हो गए। पर ठीक है, जिसको जैसे समझ में आया उसने वैसे चीज़ को प्रसारित किया, प्रचारित किया। मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने वेल प्लान्ड मैनर की बजाय शो ऑफ चूज़ किया, जैसा कि ज़्यादातर मौकों पर हमने किया है। तो वेल प्लान्ड मैनर में जाने की बजाय जो अनप्लान्ड मैनर में जिसके पास जो क्यूआर जनरेट हुआ, जिसके पास जो क्यूआर कोड रहा, जिसके पास जो लिंक रहा, जिसके पास जितने लिंक रहे, सबने सबको फॉरवर्ड किया, किसी को कोई भी चीज़ अपने पास ना रखकर प्रसारित करते रहे। और मुझे लगता है कि एक अनप्लान्ड मैनर में हमने किया। उस पर भी अभी अब बात करेंगे कि मैं इसे ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि मैंने अनप्लान्ड मैनर में कहा। साथ में मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ने हमसे सुझाव माँगे थे। वो हमसे एक आम नागरिक के तौर पर इस एक तरफा कानून में सुझाव चाहती थी, ना कि एक रेफरेंडम हो रहा था, जनमत संग्रह कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ओपिनियंस वहाँ पहुँचा देंगे, चाहे वो ओपिनियन एक ही हो पर उसकी संख्या मल्टीपल्स में हो, तो वो कानून शायद पारित ही नहीं होगा, ये शायद संविधान में से हट जाएगा। ये ऐसा शायद एक फ़ील दिया गया। इसका फ़ायदा किनको हुआ वो भी मैं उस पर भी अपन बात करेंगे। अब मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहूँगा, एक बात भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस काम के प्रसार के लिए सड़कों पर निकले, बाज़ारों में गए, जनसंपर्क किया, टोलियों में निकले, लोगों तक अपनी बात पहुँचाई, घर-घर गए, ऐसा कितने लोगों ने किया? कुछ संगठनों से ज़रूर किया, पर एक आम नागरिक के तौर पर हमने पर्सनली कितना इस चीज़ को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का एक प्रयास किया? शायद नहीं किया, पर उन्होंने किया। उन्होंने बहुत प्लानिंग से, वो हमेशा प्लानिंग से काम करते हैं। हमें लगता ऐसा है, पर वो हमेशा प्लानिंग से काम करते हैं। वो बाज़ारों में भी निकले, कंधों पर स्पीकर भी रखा, हाथ में पैम्फलेट भी लिए, मुँह पर माइक भी लगाया और गैर कौमी इलाकों में डर का माहौल पैदा किया और अपनी कौम के इलाकों में साफ-साफ कहा कि अगर कोई हमारी गिरेबान पे हाथ डालना चाहता है, तो हम उसे डालने नहीं देंगे। ये फ़र्क है हम में और उनमें। एक बड़ी प्लानिंग से उनकी इबादतगाह हो या उनके तालीम गाह हो, दोनों ही जगह मुकर्रर दिन जो उनके इबादत का है, उस दिन बड़े प्लानिंग से, बड़े अलग-अलग फैक्ट्स से तैयारियाँ की गई कि कैसे-कैसे जेपीसी को सुझाव किस-किस तरीके से कौन-कौन व्यक्ति से भिजवाए जाएँगे। बाकायदा ड्यूटियाँ लगाई गई, बाकायदा समय मुकर्रर किया गया, बाकायदा वक़्त के साथ में सारी चीज़ें जेपीसी तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया गया। शायद हम फॉरवर्ड गेम खेलते रह गए और वो रियल वाला फॉरवर्ड गेम उन्होंने हमारे साथ खेला। वैसे देखें तो मैं और मेरी जनरेशन के कई लोग अ, शहर छोड़ चुके हैं, एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज़ में नौकरियाँ कर रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार भी वहाँ बुला लिए हैं। कइयों जो मेट्रो सिटीज़ पहुँच गए थे, अब वो विदेश जाने की उस पे हैं। हमारी ज़मीनें हैं, गाँव में, ढाणियों में, उनकी रखवाली शायद हम किसी के उस पर कर जा रहे हैं, पर आप सोचिए उस दिन का कि किसी दिन उठकर वक़्फ़ आपकी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है, जो बरसों से आपकी ज़मीन थी, जिसके भरोसे शायद आप कई और प्लान्स बना रहे थे आने वाले फ्यूचर में और अचानक से आपको पता लगता है कि किसी वक़्फ़ ने कहीं के वक़्फ़ ने आपकी प्रॉपर्टी पर दावा कर दिया है और अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप उसके मालिक हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस वक़्त जितना समय हम देंगे, हम वकील को हायर कर उससे पूछेंगे कि वकील साहब हमें बताइए कि कौन से प्रोविज़न्स, कौन से एक्ट्स, किन कानूनों से हमारी रक्षा हो सकती है, हम कैसे इसके मालिक साबित हो सकते हैं, हमारी मदद कीजिए। अगर हमने उतना ही समय सुझाव देने के लिए इस एक्ट को उठाकर अगर थोड़ा-सा समय दिया होता,
तो हमारा सुझाव, अगर जो ये विधेयक पारित वैसे होगा, ये विधेयक जब बनेगा तब हम लोग उस विधेयक के अंदर हमारे छोटे-छोटे सुझावों से जो अंतर ला सकते थे, शायद हम ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकते थे। हमें सोचना चाहिए। और मुझे दुःख थोड़ा-सा इसलिए होता है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी ने हमारे गिरेबान पर हाथ डाला तो हम डालने नहीं देंगे। अरे साहब, हमारी तो गिरेबान दबी पड़ी है इतने सालों से, हम कब जागेंगे? हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि हम लोग शिफ्ट करे गए हैं मेट्रो सिटीज़ में, कुछ लोग विदेश जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ के अंदर एक कल्चर है, गेटेड सोसाइटीज़ का। गेटेड सोसाइटीज़ का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि कितना सुरक्षापूर्ण माहौल हम हमारे परिवारों को दे सकते हैं। हम नौकरी पर चले जाते हैं, पीछे से वो इतने सुरक्षित माहौल में रहें कि हमें कोई चिंता ना रहे। तो हम क्या-क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कितनी शिफ्ट में सिक्योरिटियाँ चलती हैं, कहाँ-कहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है। हम क्या देखते हैं? कैमराज़ लगे हुए हैं, हाई सिक्योरिटी कैमराज़ लगे हुए हैं, मोशन कैमराज़ लगे हुए हैं, फेस डिटेक्शन कैमराज़ लगे हुए हैं, नाइट विज़न कैमराज़ लगे हुए हैं। इतने हाई टेक सिक्योरिटी फीचर्स को हम देखकर, ये सब चीज़ें हम देखते हैं हमारे रहने के स्थान को चुनने के लिए। पर गाँव की ज़मीन जिस पर किसी वक़्त ने अपना दावा ठोक दिया है, और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं अभी एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जब मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आता हुआ दिखेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वन्स अ वक़्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक़्फ। वन्स अ वक़्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक़्फ। मतलब जो वक़्फ का एक बार हो गया, वो हमेशा के लिए वक़्फ का हो गया। ये स्क्रीनशॉट है, आप भी गूगल करेंगे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप उसे देखकर संतुष्टि कर सकें कि वक़्त कितना कॉन्फिडेंट है कि एक बार जो मेरा हो गया वो हमारा ही रहता है, वो दूसरा किसी और के पास नहीं जाता है। साथ ही हम ये भी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, कि जो सिक्योरिटी हम ढूँढ रहे हैं हमारे परिवार के लिए, शायद मेरे हिसाब से वो कैमराज़ हमारे बहुत काम आएँगे। जिन कैमराज़ की सिक्योरिटीज़ या जिन कैमरों को हमने देखकर उस घर को चुना है, वो कैमरे हमारे बहुत काम आएँगे। ग़ज़वा-ए-हिंद के दिन जब वो कयामत की रात आएगी, उस दिन बहुत काम आएँगे हमारे ये दोस्त। जो हमारे साथ उस दिन बर्बरता की जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग इन कैमरोज़ में रहेगी। और अगर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ रही तो वो उसे देखेंगी। एक रिकॉर्डेड एविडेंस छोड़कर हम जाएँगे कि किस तरीके से गज़वा-ए-हिंद को अंजाम दिया गया, और ये कैमरे सिर्फ़ उन्हें रिकॉर्ड ही कर पाएँगे, हमारी और कोई सुरक्षा ये कर नहीं पाएँगे। सुरक्षा कैसे होगी? इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? मेरी माने, मेरे पास एक सुझाव है, आपसे साझा करता हूँ। सुझाव ये है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, अपने बंद कमरों से बाहर निकलिए और बोलचाल करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है सामने वाला शख्स आपसे कम कमरों के मकान में रह रहा हो। हो सकता है सामने वाले का स्क्वायर फीट कम हो, आपका ज़्यादा हो। हो सकता है आप ज़्यादा कमाते हो, वो कम कमाता हो। हो सकता है आपका स्टेटस, आप जिस एमएनसी में काम कर रहे हैं, उसका स्टेटस ज़्यादा बड़ा हो, उसका कम हो। मेरा ये मानना है, इन सब चीज़ों को परे रखकर सिर्फ़ एक विचार कि हम हिंदू हैं। इस विचार के साथ अगर हम संगठित होकर एक दूसरे से वार्तालाप करें, समूह बनाएँ, संपर्क स्थापित करें, और आखिर में संगठित होकर हमारे नज़दीकी मंदिरों को अगर हम शक्ति केंद्र के तौर पर स्थापित करें, और इसी संगठित शक्ति का हम उपयोग करें जब भी हम पर कोई अड़चन या आँच आती है। समाज के तौर पर हमें संगठित होना पड़ेगा, ये आज की माँग भी है, और मेरा सुझाव यही है कि हमें सारी वेड़ियों को तोड़कर, सारे भेदभावों को अलग रखकर, एक जगह बैठकर सिर्फ़ एक विषय पर कि हम हिंदू हैं, हमें इस विषय पर ही हमें एक होना होगा। तभी हम जो ये गिरेबान हमारी इतने सालों से दबी हुई है, उसको निकाल पाएँगे। साथ ही जो ये गज़वा-ए-हिंद में कहा जाता है, ये तो एक मशीन चलती है दोस्तों। इसमें ना तो जात देखते हैं, ना पात देखते हैं, ना घर देखते हैं, ना ज़मीन देखते हैं, ना कोठी देखते हैं, ना गेटेड सोसाइटी देखते हैं, ना आपकी एजुकेशन देखते हैं, ना आपकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। ये तो एक मशीन है। ये तो एक विभत्स घटना है, जिसके अंदर सिर्फ़ तबाही मचाई जाती है और कुछ नहीं। तो आज मेरे बड़ी मन में थी कि इस विषय पर बात की जाए, इसीलिए मैंने वक़्त से बदलते वक़्त की माँग पर आपसे बात करी। और अगर आपको लगा हो कि ये विषय ज्वलंत है, ये विषय जागरूक करने के लिए है और मेरे कुछ शब्द किसी को जागरूक कर सकते हैं, तो इस प्रयास के लिए कमेंट कर मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए वहां इसे शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये बात जाए कि हमें संगठित होना बहुत जरूरी हो गया है आज के वक्त के अंदर। साथ में अब बात करेंगे लड्डू की। हाँ, ऐसा लड्डू जो अगर आपने नहीं खाया तो भगवान के प्रसाद के तौर पर आपको ऑफर किया गया ये लड्डू आप नहीं खाते हैं, मना कर देते हैं, तो आपके मन में एक गिलानी सी होती है, आपको ऐसा लगता है, पछतावा सा होता है कि यार भगवान का प्रसाद था, मुझे ले लेना चाहिए। अब जिन्होंने उसे ले लिया, जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया, उनके लिए भी पछतावा हो रहा है, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है कि ऐसे-ऐसे अभक्ष्य पदार्थों या ऐसे-ऐसे पदार्थ जो हमारे धर्म में निषेध हैं, उन पदार्थों को एक साथ मिलाकर, उन पदार्थों का उपयोग कर कर वो लड्डू बनाया जा रहा था और हमें भोग के रूप में या हमें प्र भगवान के प्रसाद के तौर पर वितरित किया जा रहा था और हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था। तो एक पछतावा ये भी होता है। तो ये लड्डू वैसा सा ही हो गया, जिसने खाया वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। टीटीडी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। बहुत अच्छे लेवल के केमिकल्स बनाती है, जिनका यूज़ कर कर आप अपने खेतों के अंदर जो खरपतवार होती है या कह लीजिए जो कीट-पतंगे होते हैं या वो कीटाणु जो आपकी खेत के फसल को खराब करते हैं, उनको आप मार सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं इसके और बहुत सारे हमारे किसान इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैं थोड़ा-सा कैरिड अवे हो गया, फिर से करते हैं। टीटीडी अ, तिरुपति तीर्थ देवस्थानम, वो संस्था जो तिरुपति बालाजी की सारी व्यवस्थाओं को देखती है। हाँ, और भोग प्रसाद की व्यवस्था भी उसके अंतर्गत ही आती है। तो वो जो लड्डू इतने पिछले कई सालों से जो लड्डू प्रसाद के तौर पर वितरित किया जा रहा था, उसका मूल्य भी लिया जाता है। तो जो प्रसाद के लिए लड्डू वितरित किया जा रहा था दोस्तों, पता चला है कि जो उसमें घी उपयोग में हो रहा था, जो कंपनी उसमें घी सप्लाई कर रही थी, उसे उसके जो सैंपल्स हैं वो एडल्टरेटेड मिले हैं, मतलब कि उनमें कुछ गड़बड़ पाई गई। गड़बड़ किस तरीके की पाई गई है? ऐसे कई पदार्थ उसमें मिले हैं जो हमारे धर्म के अंदर निषेध हैं कि हम उन्हें ग्रहण करें। वो पदार्थ हमारे हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीक स्थल तिरुपति बालाजी के प्रसाद के अंदर डाले जा रहे थे, जैसे कि फिश फैट। फिश फैट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि इसे डॉक्टर भी इंडिया में बहुत कम प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि इसकी बहुत जरूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, बहुत सारे विटामिन के साथ में इसकी भी बहुत डिमांड होती है। पर कई डॉक्टर्स इसे लिखते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ड्यू टू आर रिचुअल्स हम उसे कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो उसे लिखने या प्रिस्क्राइब करने से कोई मतलब नहीं। वो चीज भगवान के प्रसाद, वो भी तिरुपति बालाजी जैसे स्थान के प्रसाद के अंदर मिलाकर हम लोगों को परोसी जा रही थी, हम उसे खा रहे थे, हम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। जब ये खुलासा हुआ है तो साउथ साउथ के बहुत बड़े एक्टर और राजनेता पवन कल्याण ने तो प्रायश्चित दीक्षा तक ग्रहण करी है। मैं भी बहुत वर्षों से हमारे घर पर भी जब भी कोई वहां जाता है तो बड़ा आस्था से हम कहते हैं कि साहब प्रसाद जरूर लेकर आइएगा। तो पता नहीं कि मेरा भी धर्म थोड़ा सा भ्रष्ट हुआ है और पता नहीं कितने परिवारों का धर्म भ्रष्ट हुआ है। ये एक इतनी बड़ी चोट है, ये इतना बड़ा मजाक है। अगर ये कोई फैशन अगर किसी को लगता है तो ये फैशन का दौर हमारे मुल्क से बहुत जल्दी चला जाना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सबसे कि इसकी जांच होनी चाहिए कि हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीक स्थल के प्रसाद के अंदर किसने चंद पैसों के लालच में या बहुत बड़े षड्यंत्र का ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे सामने आया है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये पाला वो पाले में नहीं होना चाहिए, ये बैडमिंटन का गेम नहीं बनना चाहिए। इसमें पाला फिक्स होना चाहिए और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए जिसने हमारी आस्था के केंद्र में मिलने वाले प्रसाद का मजाक बना के रख दिया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हमें हिंदू होने पे, हमारे हिंदू धर्म में निषेध पदार्थों को जबरन धोखे में रखकर हमें सेवन कराने
जैसा धोखा हमारे साथ किया है इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब आखिर में वो क्या बचपन से सुनते आए हैं कि सबई भूमि गोपाल की, बहुत अच्छी कहावत है, सबई भूमि गोपाल की। तो जो सारी धरती अगर गोपाल की है तो फिर ये वक्फ कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे भी सवाल करना चाह रहा हूँ, ये सवाल आपको भी बहुत जगह करना है। और पता है आपको ये खूबसूरत लाइन कही किसने थी? अकबर ने। तो जब अकबर ही ये कह गया कि सबई धरती गोपाल की है, तो ये वक्फ क्यों बार बार दावा ठोक रहा है कि ये वाली मेरी है, ये वाली मेरी है? तब जब मर्जी आती है, कोई मंदिर की जमीन के लिए कह देता है हमारी है, किसी शमशान भूमि के लिए कह देता है हमारी है, पता नहीं किस किस चीजों के लिए कह देता है। तो मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ और आप इसका प्रसार कीजिए कि जब अकबर कह के गया कि सबई भूमि गोपाल की, तो ये वक्फ यहाँ पर क्या ले रहा है? या हमारे कन्हैया थोड़े से नटखट थे, वो कानून में इतना शायद उनकी रुचि नहीं थी, तो वो कानून बनाने में उन्होंने रुचि नहीं ली। अगर वो सब धरती या सब भूमि गोपाल की एक्ट बना जाते या बनवा जाते, तो हमारे लिए हमारी जमीनों और प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड से रिक्लेम करने में कितनी आसानी हो जाती, हमारे कन्हैया हमारी कितनी मदद कर जाते। पर खैर, उन्हें नहीं पता था कि ऐसी सरकारें आएंगी, ऐसा सिस्टम चलेगा, इस तरीके के एक तरफा विधेयक इस देश में पास होंगे और खुलेआम एक बोर्ड के नाम पर लोगों की निजी संपत्तियों का अधिग्रहण खुलेआम होगा। तो आज का दिल से पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। हम छोटे-छोटे प्रयास कर रहे हैं, सियासत में पॉलिटिकल एनालिसिस का प्रयास कर रहे हैं। दिल से पॉडकास्ट में जो करंट इश्यूज़ हैं, उन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सच्चाइयाँ आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रयास और कुछ समय में हम करेंगे, जिसमें समान विचारधारा के लोगों के साथ में हम बैठकर वार्तालाप करेंगे और कई बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लाएँगे। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएँ। शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू भाइयों तक पहुँचनी चाहिए, हमारे सनातनी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।